नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये बात कही जिसमें पश्चिम बंगाल में 2010 से कई जातियों को दिया गया ओबीसी का दर्जा रद्द कर दिया गया था। हाई कोर्ट के 22 मई के फैसले को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका सहित सभी याचिकाएं जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई और जस्टिस के विश्वनाथन की बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए आई। जस्टिस गवई ने कहा कि आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो सकता। राज्य सरकार की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा, ये धर्म के आधार पर नहीं है, ये पिछड़ेपन के आधार पर है। बता दें, हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 2010 से कई जातियों को दिया गया ओबीसी का दर्जा रद्द कर दिया गया था और सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों और सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में उनके लिए आरक्षण को अवैध ठहराया था। अपने फैसले में हाईकोर्ट ने कहा कि वास्तव में इन समुदायों को ओबीसी घोषित करने के लिए धर्म ही एकमात्र मानदंड प्रतीत हो रहा है। कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद मामले पर सुप्रीम कोर्ट अब सर्दी की छुट्टियों के बाद सुनवाई करेगा। ये बात सीजेआई की बेंच ने कही। पहले आज ही सबसे अंत में सुनवाई होने की बात थी। इस तरह संभवतः अब ये मामला जनवरी 2025 में सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से संबंधित मुकदमों को निचली अदालत से हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने के अलावा हाई कोर्ट के फैसले की सत्यता पर सवाल उठाया। सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि हाई कोर्ट के पास मूल पक्ष अधिकार क्षेत्र नहीं है। हिंदू पक्ष के वकील वरुण सिन्हा ने कहा, लेकिन असाधारण मामलों में मूल पक्ष अधिकार क्षेत्र होता है। बेंच ने कहा कि इसलिए हाई कोर्ट में स्थानांतरण असाधारण मूल सिविल अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत होगा। देश के पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि ज्यादा आजादी भी अच्छी नहीं है। उन्होंने इसको लेकर चिंता जताई और कहा कि अगर इसे बिना रोक टोक के जारी रखा जाए तो अधिक शक्ति रखने वाले लोगों के हथियार बन सकता है, जिससे गरीब और कमजोर वर्गों की आवाज दबाई जा सकती है। संविधान दिवस पर व्याख्यान देते हुए पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि असमान समाज में शक्तिशाली लोग अपनी आजादी का उपयोग कमजोर वर्गों के खिलाफ काम करने के लिए कर सकते हैं, इसलिए ज्यादा आजादी भी अच्छी नहीं है। हालांकि उनके इस बयान का अर्थ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि शक्तिशाली लोग तो बोल नहीं रहे, जो बोल रहे हैं वो दूसरे तबके के लोग हैं, तो उनका अर्थ क्या है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव ने रविवार को एक कार्यक्रम में ऐसा बयान दिया है जिस पर चर्चा शुरू हो गई है। जस्टिस यादव विश्व हिंदू परिषद की ओर से आयोजित कार्यक्रम में यूनिफॉर्म सिविल कोड विषय पर बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमानों से उनकी संस्कृति का पालन करने की अपेक्षा नहीं करते हैं, बल्कि वो चाहते हैं कि वो उसका अनादर ना करें। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस यादव ने कार्यक्रम में कहा कि कई पत्नियां रखने, 3 तलाक या हलाला करने का अब कोई बहाना नहीं रह गया है। ये प्रथाएं अब नहीं चलेंगी। उन्होंने कहा कि मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि ये भारत है और ये बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव ने कहा कि ये जो कठमुल्ला है, कठमुल्ला ये सही शब्द नहीं हो सकता है, लेकिन मैं इसे कहने में कोई संकोच नहीं करूंगा, क्योंकि ये देश के लिए हानिकारक हैं। ये हानिकारक हैं, देश के खिलाफ हैं और भड़काने वाले लोग हैं। वो ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि देश आगे बढ़े और हमें उनसे सावधान रहने की जरूरत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव ने कहा कि आप 4 पत्नियां रखने, हलाला करने या 3 तलाक करने के अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं। महिलाओं को भरण पोषण देने से मना करना और दूसरे तरह का न्याय काम नहीं करेंगे। शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी माना था कि पीड़ित तलाकशुदा मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता दिया जाना चाहिए, लेकिन तत्कालीन केंद्र सरकार ने कुछ लोगों के सामने घुटने टेक दिए थे। उन्होंने कहा कि सिर्फ आरएसएस, बीएचपी या हिंदू ही समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी की वकालत नहीं करते हैं, देश की आला अदालत भी इसका समर्थन करती है। बता दें, जस्टिस यादव काफी चर्चा में रहे। वर्ष 2021 में उन्होंने गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने जाने संबंधी बयान दिया था। इसके बाद उनकी चर्चा गरमाई थी। उन्होंने तब कहा था कि गाय एकमात्र ऐसा जानवर है जो ऑक्सीजन लेती है और छोड़ती है। उन्होंने कहा कि गोरक्षा को हिंदुओं के मौलिक अधिकार में शामिल किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए हैं। उनका और उप मुख्यमंत्रियों का शपथ ग्रहण भी पूरा हो गया है। हालांकि मंत्रिमंडल को लेकर अब भी पेंच फंसा हुआ है। कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा विवाद गृह मंत्रालय को लेकर है। एकनाथ शिंदे गृह विभाग पर अड़े हुए हैं। वहीं बीजेपी ने उन्हें साफ कह दिया है कि गृह मंत्रालय से कोई समझौता नहीं करेगी। बीजेपी ने उन्हें राजस्व, शहरी विकास और लोक निर्माण विभाग के विकल्प दिए हैं और कहा कि इन विभागों में से कोई चुन ले। वहीं दूसरी ओर चर्चा है कि गृह मंत्रालय छोड़ने के एवज में एकनाथ शिंदे ने कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या बढ़ाने की मांग कर दी है, जिस पर बीजेपी राजी नहीं है। विपक्ष के हर नेता के बोलने पर नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड कहने वाले सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी विपक्ष कर रहा है।
पूरा विपक्ष इस बात के लिए एकजुट होता दिख रहा है। कांग्रेस की तरफ से यह विश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, लेकिन इसे टीएमसी से लेकर सपा तक का समर्थन हासिल हो गया है। बड़ी बात यह है कि अभी तक 70 हस्ताक्षर करवा लिए गए हैं। बता दें, इस समय राज्यसभा में जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर जबरदस्त बहस देखने को मिल रही है। इस मुद्दे पर जिस तरह का रवैया सभापति जगदीप धनखड़ ने दिखाया है, उससे खफा होकर ही कांग्रेस यह विश्वास प्रस्ताव लेकर आ रही है। कई दूसरे विपक्षी दल भी इस बार कांग्रेस के साथ खड़े हो गए हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में सियासी बवाल बढ़ने जा रहा है। अब समझने वाली बात यह है कि किसी भी सभापति को उनकी कुर्सी से हटाने के लिए कम से कम 50 हस्ताक्षर की जरूरत होती है। उस जरूरी समर्थन मिलने के बाद यह विश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। अब यहाँ तो क्योंकि 70 हस्ताक्षर होने का दावा किया गया है, उस वजह से माना जा रहा है कि इस बार उपराष्ट्रपति की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वैसे सबसे बड़ा आरोप जगदीप धनखड़ पर विपक्ष का ये रहा है कि उन्होंने जॉर्ज सोरोस के मामले में बिना विपक्ष को विश्वास में लिए चर्चा शुरू करवा दी थी। यहाँ तक कहा गया है कि उनकी तरफ से बीजेपी नेताओं को तो चुन चुनकर बोलने का मौका दिया गया। बता दें, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पटतेन सभापति होते हैं। उन्हें हटाने के लिए राज्यसभा में बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होगा। प्रस्ताव लाने से 14 दिन पहले नोटिस भी देना होगा। लोकसभा में भी प्रस्ताव पारित कराना जरूरी होगा, क्योंकि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति की पदेन भूमिका होती है। लोकसभा में इंडिया के 236 सदस्य हैं और एनडीए के 293। संसद में सोमवार को राहुल गांधी रिपोर्टर के रोल में दिखे। विपक्ष के 2 सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी और गौतम अडानी का मुखौटा लगाया और राहुल से बातचीत की। राहुल ने मोदी अडानी के संबंध, अमित शाह की भूमिका और संसद न चलने पर करीब 8 सवाल किए। कांग्रेस ने 1.19 मिनट की बातचीत का वीडियो शेयर किया है। सांसद मरिकम टैगोर ने गौतम अडानी का और शिवाजी राव आढलराव पाटिल ने पीएम मोदी का मुखौटा पहना। राहुल गांधी ने हाथ में मोबाइल लेकर रिकॉर्ड करते हुए पूछा कि आजकल क्या हो रहा है भाई। अडानी का मुखौटा पहने सांसद, मोदी का मुखौटा पहने सांसद की पीठ थपथपाते हुए कहता है, आजकल मैं जो भी बोलता हूँ ये करता है। राहुल गांधी बोले, आप क्या करते हो, आप क्या चाहते हो। अडानी का मुखौटा पहने सांसद बोले, कुछ भी चाहता हूँ, एयरपोर्ट चाहिए, कुछ भी चाहिए। राहुल गांधी ने पूछा कि अगला आप क्या लेने की कोशिश कर रहे हो। अडानी का मुखौटा पहने सांसद ने मोदी का मुखौटा पहने सांसद की पीठ थपथपाते हुए कहा, हमारी मीटिंग आज शाम को है, ये भाई है अपना। इस पर राहुल और वहां मौजूद सांसद जोर से हंसे। बगल में खड़े एक अन्य सांसद ने कहा कि भैया ये पार्लियामेंट को छोड़ देना। इस पर अडानी का मुखौटा पहने सांसद ने कहा, वो देखते हैं। फिर राहुल गांधी ने पूछा कि आप अपने रिश्ते के बारे में बताइए। मुखौटा पहने सांसद बोले, हम दोनों सब मिलकर करेंगे। राहुल गांधी ने पूछा कि आपकी कब से पार्टनरशिप चल रही है। अडानी का मुखौटा लगाए सांसद ने मोदी का मुखौटा लगाए सांसद का हाथ पकड़े हुए कहा, सालों साल से। राहुल गांधी ने पूछा कि ये पार्लियामेंट क्यों नहीं चलने दे रहे। अडानी का मुखौटा लगाए सांसद ने कहा कि अमित भाई से पूछना पड़ेगा, मैं जो भी बोलता हूँ ये करते हैं। फिर राहुल गांधी ने मोदी का मुखौटा लगाए सांसद की ओर देखकर कहा, ये आजकल कम बोलते हैं। फिर अडानी का मुखौटा लगाए सांसद ने कहा, ये आजकल थोड़ा टेंशन में है। इसके बाद एक बार फिर से राहुल समेत सभी सांसद जोर से हंसते हैं और संसद की ओर चल देते हैं। एशिया महाद्वीप में भारत एक ऐसे देश के रूप में उभरा है जहां 2024 में अरबपतियों की तादाद बढ़ी है। हालांकि भारत में बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, गिरता स्वास्थ्य स्तर चरम पर है, लेकिन अरबपति बढ़ रहे हैं। भारत के अरबपतियों की कुल संपत्ति 2024 तक 10 वर्षों में लगभग 3 गुना होकर 905.6 बिलियन डॉलर हो गई है। कुल अरबपतियों की संपत्ति में भारत अब यूएसए और चीन के बाद दुनिया में तीसरे स्थान पर है। ये जानकारी यूबीसी रिपोर्ट में दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 12 महीनों के दौरान भारत में 32 अरबपति जुड़े, जो लगभग 21% की वृद्धि है और 2015 के बाद से दोगुने से भी अधिक है। पिछले वर्ष के दौरान भारत में अरबपतियों की कुल संपत्ति 42.1% बढ़कर 905.6 बिलियन डॉलर हो गई। मध्य प्रदेश के विदिशा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। विदिशा के भाजपा जिला उपाध्यक्ष योगेंद्र सोलंकी खड़ेर पर रेप का आरोप लगा है। 23 वर्षीय युवती की शिकायत पर उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। भाजपा ने आरोपी से दूरी बनाते हुए कहा है कि उसने इस्तीफा दे दिया है। आरोप लगाने वाली युवती का कहना है कि 3 से 4 साल पहले भाजपा नेता मेरे घर आए थे। उस समय मेरे माता पिता बाहर गए हुए थे और उसी का फायदा उठाकर उन्होंने मुझे डरा धमकाकर मेरे साथ गलत काम किया। किसी को ना बताने की धमकी भी दी थी। पुलिस अधिकारी ने कहा कि पीड़िता का लंबे समय तक यौन शोषण किया गया है।
विदिशा के पुलिस उपाधीक्षक रोहित केशवानी ने कहा कि घटना सामने आने के बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की। वहीं रेप का मामला दर्ज होने के बाद योगेंद्र सोलंकी ने खुद को फंसाए जाने का आरोप लगाया। एनसीपी एसपी के प्रमुख शरद पवार ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उस बयान का समर्थन किया है जिसमें उन्होंने इंडिया ब्लॉक की कमान संभालने की इच्छा जाहिर की है। शरद पवार ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस प्रमुख एक सक्षम नेता हैं और उन्हें विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व करने की अपनी इच्छा दिखाने का अधिकार है। बता दें, सीएम ममता बनर्जी ने कहा था कि वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी भूमिका जारी रखते हुए विपक्षी मोर्चे को चलाने की दोहरी जिम्मेदारी संभाल सकती हैं। बता दें, इससे पहले समाजवादी पार्टी ने भी ममता के पक्ष में बयान दिया था। सपा प्रवक्ता उदयवीर सिंह ने कहा है कि अगर ममता बनर्जी ने कोई इच्छा जाहिर की है तो इंडिया ब्लॉक के जो नेता हैं वो इस पर विचार करके उनका सहयोग लें। इसमें इंडिया गठबंधन मजबूत होगा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। मंत्री ने कहा कि कांग्रेस और उनके इंडी गठबंधन में क्या चलता है हम उसमें हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं रखते, लेकिन हमने भी सुना कि इंडी गठबंधन में राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर सबने सवाल उठाया है और कहा कि राहुल गांधी से इंडी गठबंधन नहीं संभाला जा सकता, उनके पास नेतृत्व की क्षमता नहीं है। अब राहुल गांधी के पास नेतृत्व की क्षमता नहीं है तो हम इस मुद्दे पर ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते, हमको तो भारत को चलाना है। बता दें, ममता बनर्जी कह चुके हैं कि वो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। टीएमसी भी कांग्रेस और राहुल गांधी पर सवाल उठा चुकी है। बीजेपी ने सोमवार को राज्यसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की। पार्टी ने हरियाणा से राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रेखा शर्मा, आंध्र प्रदेश से रयागा कृष्णैया और ओडिशा से सुजीत कुमार को उम्मीदवार घोषित किया है। ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर महाविकास अघाड़ी के नेता अब आक्रामक रुख अपना रहे हैं। एक तरफ जहां जगह जगह आंदोलन और इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया जा रहा है, वहीं अब महाविकास अघाड़ी के 2 विधायकों ने सशर्त इस्तीफे की पेशकश कर दी है। दोनों नेताओं ने कहा कि अगर चुनाव आयोग या सरकार बैलेट पेपर से चुनाव कराने की तैयारी दिखाए तो हम इस्तीफा देने को तैयार हैं। मिली जानकारी के अनुसार मार्केटवाड़ी में एनसीपी एसपी के विधायक उत्तम जानकर ने तो शरद पवार के समक्ष इस्तीफे की पेशकश कर दी है। दूसरी तरफ शिवसेना उद्धव ठाकरे के विधायक सुनील राउत ने भी साफ चेतावनी दी है कि अगर चुनाव आयोग बैलेट पेपर से चुनाव की अनुमति देता है तो मैं इस्तीफा देकर फिर से चुनाव लड़ने को तैयार हूं। बता दें, मार्केटवाड़ी गांव में ग्रामीणों ने ईवीएम के खिलाफ बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात करी थी, कराना भी चाहा था, लेकिन पुलिस ने गांव घेर लिया और वोटिंग नहीं होने दी, ईवीएम को परीक्षा से नहीं गुजरने दिया। बीजेपी जॉर्ज सोरोस के कंधे पर बंदूक रखकर कांग्रेस पर हमलावर है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि जॉर्ज सोरोस का मामला संसद में उठ चुका है। उन्होंने कहा कि जॉर्ज सोरोस मामले में जो रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है वो आरोप काफी गंभीर है। चाहे संसद सदस्य हों या आम आदमी, सभी को देश के लिए काम करना चाहिए। केंद्रीय संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हम एकजुट होने और भारत विरोधी ताकतों के खिलाफ लड़ने की अपील करते हैं। बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि कांग्रेस पार्टी और जॉर्ज सोरोस का एक ही लक्ष्य है, भारत को विकास के रास्ते से हटाना। FDL-AP फाउंडेशन की सह अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन द्वारा फाइनेंस्ड एक संगठन से जुड़ी हुई है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इस सूची में 20 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की सीट बदल दी गई है, उन्हें जंगपुरा सीट से टिकट मिला है। अभी वो पड़पड़गंज से विधायक हैं। हाल ही में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए अवध ओझा को पड़पड़गंज से टिकट दिया गया है। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने पहली सूची में 11 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए थे। ये सूची पिछले महीने जारी की गई थी। दिल्ली के आगामी विधानसभा चुनाव में रोहिंग्या मुसलमान फिर से राजनीतिक विवाद के केंद्र में आ गए हैं। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और विपक्षी बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों को दिल्ली में लाकर अवैध रूप से बसाया। भाजपा का आरोप है कि आपने पिछले 1 दशक में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को अवैध रूप से मतदाता पहचान पत्र प्राप्त करने में मदद की। इसके जवाब में आम आदमी पार्टी ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के 2 साल से अधिक पुराने बयान को उछाल दिया, जिसमें वो कह रहे हैं कि रोहिंग्या शरणार्थियों को बक्करवाला में सस्ते फ्लैट में स्थानांतरित किया जाएगा। हालांकि बाद में केंद्र सरकार ने हरदीप सिंह पुरी के इस बयान का खंडन कर दिया था। एक्स पर आप नेताओं ने लिखा है कि केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का बयान स्पष्ट सबूत है कि ये भाजपा थी जो दिल्ली में रोहिंग्याओं को लाने और बसाने के पीछे है। मुख्यमंत्री आतिशी ने पुरी का पुराना पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, बीजेपी के लोग अरविंद केजरीवाल पर झूठे आरोप लगाने की इतनी जल्दी में थे कि वो भूल गए कि रोहिंग्या को दिल्ली में कौन लाया, किसने और कहां बसाया। लेकिन सच्चाई के बारे में बात यह है कि वो हमेशा सामने आती है।
आरबीआई के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा बनने जा रहे हैं। वो 11 दिसंबर से अपना पद संभाल लेंगे। वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल अब समाप्त होने जा रहा है। ऐसे में नए गवर्नर के रूप में संजय मल्होत्रा के नाम पर मोहर लगाई गई है। 10 दिसंबर को वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बांग्लादेश के दौरे पर सोमवार को ढाका में विदेश सचिव मोहम्मद जसीमुद्दीन से मुलाकात की। इसके अलावा मिस्री अंतरिम सरकार के विदेशी मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन से भी मिले। विक्रम मिस्री ने मुलाकात के बाद कहा कि अगस्त में बांग्लादेश में राजनीतिक बदलाव होने के बाद निश्चित तौर पर हमारा नेतृत्व उनके संपर्क में है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार के तौर पर शपथ लेने की बधाई दी थी। दोनों के बीच इसके बाद फोन पर काफी अच्छी बात हुई थी। विक्रम मिस्री ने कहा कि हमने हाल के मुद्दों और घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। मैंने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और कल्याण से संबंधित चिंताओं से उन्हें अवगत कराया। सीरिया की मौजूदा स्थिति पर भारत ने सोमवार को प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि हम सीरिया में जारी घटनाक्रम पर नजर रख रहे हैं। हम मानते हैं कि सीरिया की एकता, संप्रभुता और अखंडता को संरक्षित करने की दिशा में सभी पक्षों को मिलकर काम करने की जरूरत है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम सीरिया के सभी वर्गों के हितों और आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए एक शांतिपूर्ण और समावेशी सीरिया नेतृत्व वाली राजनीतिक प्रक्रिया को वकालत करते हैं। दमिश्क में स्थित हमारा दूतावास भारतीय समुदाय की सुरक्षा के लिए उनसे संपर्क में है। रूस की स्टेट मीडिया ने पुष्टि की है कि बशर अल असद और उनके परिवार को देश में शरण दी गई है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने दैनिक ब्रीफिंग में कहा कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने व्यक्तिगत रूप से यह फैसला किया है। हालांकि उन्होंने असद के ठिकाने की पुष्टि करने से इनकार कर दिया। पेस्कोव ने साथ ही ये भी नहीं बताया कि व्लादिमीर पुतिन और असद आखिरी बार कब मिले थे। उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में उनकी यानी पुतिन की असद से मिलने की योजना नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि सीरिया पर अमेरिका के नजरिए ने मध्य पूर्व में सत्ता के संतुलन को बदल दिया है। बाइडेन ने कहा कि हम इस तथ्य से वाकिफ हैं कि आईसिस अपनी क्षमता को फिर से स्थापित करने और खुद के लिए सुरक्षित ठिकाना बनाने के लिए इस खालीपन का फायदा उठाने की कोशिश करेगा। हम ऐसा नहीं होने देंगे। इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा था कि असद सरकार के विश्वसनीय राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल होने से इनकार करने और रूस और ईरान के समर्थन पर निर्भर रहने की वजह से सरकार का पतन हुआ। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हो रही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ट्रेविस हेड के बीच इशारों में नोकझोंक हुई थी। इस मामले में आईसीसी ने कार्रवाई की है। आईसीसी ने मोहम्मद सिराज पर मैच फीस का 20% जुर्माना लगाया है। आईसीसी ने बताया है कि सिराज और हेड को आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया गया है। हालांकि आईसीसी ने ट्रेविस हेड पर मैच फीस का जुर्माना नहीं लगाया है, लेकिन आईसीसी ने ट्रेविस हेड और मोहम्मद सिराज को एक डीमेरिट पॉइंट दिया है। कॉमेडियन सुनील पाल का किडनैप किया गया। किडनैपर्स ने मुंबई से इवेंट के बहाने बुलाया और फिर अपहरण कर लिया। मेरठ में 24 घंटे तक बंधक बनाकर रखा। अपहरणकर्ताओं ने कॉमेडियन के साथ मिलकर ज्वेलरी खरीदी और फिर 8 लाख रुपए की फिरौती लेकर फरार हो गए। हालांकि एनबीटी से बात करते हुए सुनील पाल ने बताया कि चलते चलते ऐसी बात बोल गए कि इमोशनल हो गया। सुनील पाल ने बताया कि बदमाशों ने उनसे कहा कि हम बुरे इंसान नहीं हैं, मजबूरी में ऐसा कर रहे हैं क्योंकि हम बेरोजगार हैं। माँ कसम, रोजगार मिलते ही आपके पूरे रुपए वापस कर देंगे। ये कहते हुए मुंबई जाने का एयर टिकट देते हुए मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर उन्हें छोड़ गए। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।